नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत हो गया है और हम इन्हें बता दें कि आज हम इनके साथ जुड़ चुके हैं, यानी मुखिया जी और बहन जी। बिल्कुल। और सफ़र की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कृषि समाचार से। इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे? कई सारी कृषि से जुड़ी जानकारियों की, मौसम की और बहुत सारी खबरें। बिल्कुल, और साथ ही जानेंगे मंडी के भाव के बारे में। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 400 बॉयलर मुर्गी पालन की इकाई स्थापित की जाएगी। एक इकाई का लागत मूल्य 86,000 रुपये है। ये योजना विशेषकर महिलाओं के लिए है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक स्तर से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा 400 बॉयलर मुर्गी पालन की इकाई स्थापित करने के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद दिया जाएगा। महिला लाभुक समिति यानी SHG की सदस्य ही इस योजना से लाभ उठा सकती हैं। 400 बॉयलर मुर्गी पालन की एक इकाई की लागत 86,000 रुपये है, जिसमें 50% अनुदान दिया जाएगा। कुल 760 इकाई स्थापित करने की योजना है, जिसमें 500 इकाइयां अगले वित्तीय वर्ष में स्थापित की जाएंगी। शहरी स्कूलों में सब्जी पहल से भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसे अपने राज्य झारखंड में भी लागू किया गया है। इस योजना के तहत इटकी प्रखंड रांची में 2 करोड़ रुपए की लागत से बीज प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, जो इस महीने के अंत तक काम करना शुरू कर देगी। झारखंड में सब्जी बीजों का बहुत कम उत्पादन होता है। जहां बीज उत्पादन होता भी है तो प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इटकी में स्थापित सीड प्रोसेसिंग यूनिट किसानों को सब्जी बीज उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए प्रेरित करेगी। इस इकाई के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित बीजों की प्रोसेसिंग के बाद उसे बेचने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बिक्री मूल्य का पैसा उन्हें हाथों हाथ भुगतान किया जाएगा। ये योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित होगी, जिसकी नोडल एजेंसी वेस्टफेड है। कई दफा देखा गया है कि फसल में ना कोई बीमारी लगी है, ना कोई कीड़े मकोड़े का प्रकोप हुआ। बीज, खाद, खिंचाई सब सही रहा, तब भी उपज कम हुई। इसकी वजह है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। इस कमी को पूरा करने का उपाय है सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त घोल का फसल पर छिड़काव करना। पौधा अपनी जड़ों से मिट्टी में मौजूद कई सूक्ष्म पोषक तत्वों को ग्रहण करके ही अपना विकास करते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों से खाद्य फसलों की पौष्टिकता भी बढ़ती है और उपज भी। पौधे में जब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो पौधों के सभी अंग विकृत और बदरंग होने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए फसलों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त घोल का छिड़काव करना चाहिए। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व अत्यंत जरूरी है और हमारा जो यहाँ का मिट्टी है, मिट्टी में काफ़ी कम मात्रा में पाई गई है। तो उसका निदान के लिए उसका ये करने के लिए हमें उसका स्प्रे अत्यंत ज़रूरी है। जितना भी हमारा फल, सब्जी हुआ, फूल हुआ, सभी में उसको स्प्रे अत्यंत ज़रूरी है। धनिया एक मसाला फसल है। इसके पत्ते सुस्वाद खाद्य और बीज मसाले के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे झारखंड में भी आहार वाले खेत में धनिया की मुख्य खेती होती है। साथ ही गेहूं, जौ, मसूर और चने के साथ मिश्रित खेती भी होती है। किसान भाई धनिया के बेहतर उत्पादन के लिए CO1, CO2, CO3 गुजरात धनिया सिंधु और साधना नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसमें CO1 110 दिन में तैयार होने वाला किस्म है। CO2 90 से 110 दिन में तैयार होता है। CO3 86 से 104 दिन में तैयार होता है। गुजरात धनिया 1 110 दिन में तैयार होने वाला प्रभेद है। गुजरात धनिया 2 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाता है। राजेंद्र, स्वाति और सिंधु 100 दिन में तैयार होने वाले किस्में हैं, जबकि साधना 90 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इन उन्नत प्रभेदों वाले धनिया की उपज क्षमता सिंचाई वाले क्षेत्र में 470 से 940 किलो प्रति एकड़ है, जबकि बिना सिंचाई वाले क्षेत्र में 280 से 325 किलो प्रति एकड़ है। शक्ति चालित सेल्फ प्रोपेल्ड वीडर उस कृषि उपकरण का नाम है जो कतारों में लगी हुई फसल में निकाई गुड़ाई का काम करता है।
किसान इस यंत्र की मदद से अपने खेतों में खरपतवार भी निकाल सकते हैं। इस यंत्र के उपयोग से 70% मजदूरी और 40% संचालन खर्च में बचत होती है। साथ ही उत्पादन में 3% की वृद्धि भी हो जाती है। किसान शक्ति 40 सेल्फ प्रोपेल्ड वीडर से कतार में लगी हुई फसलों में निकाई गुड़ाई और खेतों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र में एक बॉक्स होता है तथा 3 हॉर्स पावर का केरोसिन तेल से स्टार्ट होने वाला पेट्रोल इंजन होता है। ये यंत्र खेतों में 2 चक्कों के सहारे चलता है। दोनों पहियों के बीच की दूरी फसल के अनुसार 400 से 650 मिलीमीटर के बीच नियंत्रित किया जा सकता है। किसान इस यंत्र में लगे 2 हैंडलों को पकड़कर संचालित करते हैं। चामू बाखला उस किसान का नाम है जो खेतीबाड़ी के दम पर ही अपने परिवार को खुशहाल रखे हुए हैं। इनकी कोशिश होती है कि अपनी हर फसल से बेहतर उपज पाएं ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी अक्षुण्ण रखें, क्योंकि खेतों की उर्वरता ही उपज का आधार है। चामू बाखला अपने खेतों के बड़े हिस्से में धान की खेती कर रहे हैं। धान की फसल लगभग तैयार है। ये शानदार फसल इस बात का गवाह है कि चामू बाखला ने अपने खेतों की उर्वरता को कम नहीं होने दिया है। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ अनाज फसल ही उपजाते हैं, ये मौसम के हिसाब से सब्जी फसल भी उपजाते हैं। हमारे परिवार में 3 बच्चे और हम लोग मियाँ बीबी 2 हैं, टोटल 5 हैं। और खेती बाड़ी से सालाना करीब 1 लाख से 1.5 लाख तक हम लोग का इनकम हो जाता है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के 10 तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार है। चावल मोटा 1850 रुपये से 1950 रुपये, चावल मध्यम 2050 रुपये से 2150 रुपये, चावल उत्तम 2250 रुपये से 2500 रुपये, गेहूं 1350 रुपये से 1400 रुपये, चना 4800 रुपये से 5200 रुपये, दाल अरहर 6300 रुपये से 6850 रुपये, दाल मसूर 4300 रुपये से 4500 रुपये, दाल चना 5900 रुपये से 6100 रुपये, सरसों तेल 10100 रुपये से 10250 रुपये, चीनी 3650 रुपये से 3750 रुपये, आलू 1300 रुपये से 1400 रुपये और प्याज 1350 रुपये से 1450 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने ढेर सारी अच्छी सी जानकारी ली, साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी भाव के विषय में जाना। लेकिन और भी बहुत सारी जानकारी हम लेकर आए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। स्वागत है आपका इस विराम के बाद। बिल्कुल, और जो हम खबर लेकर आए हैं यानी ढेर सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले गोभी वर्गीय सब्जियों की किस तरह से समय की देखभाल की जाए। गोभी वर्गीय यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये बिल्कुल बिल्कुल, इन सारी चीज़ों की जो ये समय है लगाया जाता है और इसकी काफ़ी देखरेख करनी पड़ती है क्योंकि ठंड का मौसम है और इसमें बहुत सारी देखभाल करनी पड़ती है और सही देखभाल नहीं की जाए तो समय के अनुसार ये खराब हो जाती है जी। तो हम चाहते हैं इनकी ढेर सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी मिले। बिल्कुल, तो आइए मिलते हैं किसान भाइयों हमारे डॉक्टर साहब से। और आज जो जानकारी देंगे हमें, उनका नाम है डॉक्टर AK सिंह जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोभी वर्गीय में किन किन नाम से सब्जी आते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों का एक बड़ा परिवार है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से फूल गोभी आती है, सबसे प्रमुख सब्जी फसल है इस समूह की। और फूल गोभी की खेती हम किसान भाई जानते हैं पूरे वर्ष हमारे झारखंड प्रदेश में होती है। इसके बाद अगर हम कहें तो दूसरा स्थान पत्ता गोभी का आता है, काफ़ी बड़े पैमाने पे इसकी भी खेती होती है। इसके अलावा कुछ पैमाने में गांठ गोभी भी किसान भाई लगाते हैं, उतना ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है। और साथ साथ अभी हमारे प्रदेश में एक ब्रोकली भी कुछ किसान भाई लगाना शुरू कर दी, जो कि एक विदेशी यूरोपियन सब्जी के नाम से जानी जाती है ब्रोकली, लेकिन चूँकि उसमें इतने अच्छे पोषण तत्व हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इसलिए कुछ किसान भाई जागरूक हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं, मेरे केंद्र पे आते हैं, वो ब्रोकली का भी खेती करना शुरू कर दिए हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने जाना कि गोभी वर्गीय सब्जियों में आमतौर पर जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली के नाम से हम सभी जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे जो किसान भाई हमारे फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, तो फूल गोभी की वो खेती किस तरह करेंगे, इसकी देखभाल कैसे करें ताकि उत्पादन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा हो। फूल गोभी तो हमारे प्रदेश की मैंने बताया एक नंबर 1 सब्जी की फसल है और यहाँ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ के तो पूरे साल फूल गोभी मिलती रहती है। अगर हम बात करें अप्रैल मई के महीने में तो किसान भाई अगेती फूल गोभी जो हमारी मई जून में, अप्रैल मई में भी हम लोग उसके फसल लेते हैं। मध्य वाले समूह का समय और अभी जो हम खा रहे हैं जो बाज़ार में आ रही है, और पछेती फूल गोभी जो किसान भाई अभी लगा रहे हैं वो समझिए कि जब फरवरी मार्च में अप्रैल तक उसकी फसल चलती है। तो पूरे वर्ष इस तरह से हम लोग फूल गोभी की खेती अपने प्रदेश में करते हैं। अगर हम कोई समस्या की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा बात ज़्यादा कि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है। यहाँ अम्लीय मिट्टी में क्या मॉलिबेडनम सही ढंग से पौधों को नहीं मिल पाता है। मॉलिबेडनम की कमी से एक सफ़ेद फूल गोभी में देखा जाता है कि झाड़ू की तरह से पत्तियां निकल आती हैं, उसको व्हिपटेल के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान भाइयों को हम सलाह देंगे कि अगर फूल गोभी की लगाने से पहले अमोनियम मॉलिबेटेट, सोडियम अमोनियम मॉलिबेटेट 5 से 10 किलोग्राम की अगर खेत में डाल देंगे तो हमारा जो ये व्हिपटेल की बीमारी है ये नहीं आती। दूसरी समस्या आती है बोरान की कमी से। उसको बोरेक्स से हम लोग उसको पूर्ति करते हैं। बोरान की कमी से भूरे रंग का उसमें जो हमारी फूल गोभी बनती है, फूल भूरे रंग आ जाता है और काटने में कई बार उसमें सड़े हुए भाग भी दिखाई पड़ते हैं। तो बोरान की कमी के लिए बोरेक्स का हम लोग छिड़काव भी करते हैं। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल में भी छिड़काव करते हैं और बोरेक्स का प्रयोग खेत की तैयारी के समय भी कर सकते हैं। तो ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको ध्यान देना है। और दूसरी बात जो फूल गोभी में किसान भाइयों को ध्यान देना है कि बाज़ार में जब किसान भाई जाते हैं तो उनको कई बार किस्मों के चुनाव में दिक्कत हो जाती है। अगर किसान भाई पछेती फूल गोभी की किस्म को अगेती लगा देंगे तब भी उनका फूल ठीक से नहीं बनता है। फूल बहुत छोटा होता है, इसे बटनिंग के नाम से जाना जाता है। वनस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी लेकिन फूल नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर किसान भाई अगेती फूल गोभी की किस्म को बाद में लगाएंगे तो उसमें फिर वही समस्या आएगी,
फूल छोटा बनेगा, पत्ती अधिक निकलेगी और उनको उपज नहीं मिलेगा। तो किस्मों का चुनाव जब भी किसान भाई फूल गोभी में करें तो अगेती किस्म को अगेती मौसम में लगाएं, मध्य वाली को मध्य में लगाएं और पछेती को पछेती में रोपाई करें, तभी उनको फूल गोभी से अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, कोई भी व्यक्ति जो है फूल गोभी को उसी को पसंद करता है जिसमें गांठ बहुत ही अच्छा होता है। कई बार ये देखा जाता है कि खेतों में फूल गोभी में गांठ नहीं बन पाते हैं और इससे किसान भाइयों को आमदनी भी कम होती है, यानी कीमत कम मिलती है। तो गांठ सही बने इसके लिए किसान भाइयों को किन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है? एक तो पहला बिंदु मैंने बता दिया, किस्म का सही चुनाव, और किस्म के सही चुनाव के बाद उसमें खाद्य एवं उर्वरक का समुचित प्रयोग। ऐसा देखा जाता है फूल गोभी के खेत में नहीं, बंदा गोभी के खेत में हम इसी समय दोनों एक साथ चर्चा कर दें कि बंदा गोभी में भी कई बार आप देखते होंगे कि उसका जो है, अगर आप उंगली लगाते हैं तो आपकी पूरी उंगली बंदा गोभी में घुस जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी बंदा गोभी या फूल गोभी या जो भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, ये नत्रजन या पोटास और फास्फोरस के प्रति बहुत ही सहनशीलता इनमें है। अगर किसान भाई जो हमारा संतुलित उर्वरक, चाहे वो नत्रजन, हम कहते हैं कि 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन पर हेक्टेयर होना चाहिए, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास होना चाहिए और 80 से 100 किलोग्राम ही फास्फोरस होना चाहिए। प्रायः देखा जाता है किसान भाई नत्रजन युक्त खाद का ही प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वनस्पति वृद्धि तो खूब मिलेगी आपको, लेकिन जो हमारा फूल का या बंद गोभी का गठीलापन है या ठोसपन है वो आकार नहीं आ पाता। इसलिए किसान भाइयों से मेरा हमेशा सलाह रहता है कि जब भी फूल गोभी वर्गीय सब्जी की खेती करें तो वो निश्चित रूप से नत्रजन, फास्फोरस, पोटास का संतुलित प्रयोग करें। साथ साथ जो गोबर की खाद है या जो देसी खाद के नाम से जाना जाता है या आजकल केचुआ की खाद का भी प्रयोग करते हैं, वो भी जीवांश युक्त खाद मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके किसान भाइयों को सही ढंग का कंद या गोभी उनको मिल पाएगी बाजार में बेचने के लिए। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी और पत्ता गोभी में गांठ तभी बनेगा जब आप संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया है कि फूल गोभी और पत्ता गोभी में जो पत्ते हैं उसमें दाने दाने छिद्र टाइप के हो जाते हैं, ये किस कारण से होता है और कैसे इसे बचाव संभव है? फूल गोभी मैंने बताया कि फूल गोभी का सबसे बड़ा शत्रु एक है कीड़ा, वो उसको डायमंड ब्लैक मास्क के नाम से जाना जाता है, जो कि सूढ़ी हरे रंग की होती है, पत्ती पे रेंगती है और उसमें छेद करके खा जाती है। अब समस्या है कि जब भी किसान भाई छिड़काव करते हैं तो दवा सही जगह पे नहीं पड़ पाते। पत्ती के अंदर ऐसी संरचना हमारे फूल गोभी या पत्ता गोभी की है कि कीड़ा आसानी से उसमें अपने आप को सुरक्षित कर लेता है और रात में निकल के काट लेता है, दिन में कई बार दिखाई नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी दवा का छिड़काव प्रारंभ में मतलब कीट के प्रकोप होने से पहले ही शुरू कर दें, और डायमंड ब्लैक मास्क जो हमारा जिसको हरे रंग की सूढ़ी भी कहते हैं, उसके लिए तो एक जीवाणु युक्त भी वो मतलब कीटनाशी आ गए हैं, बीटी के नाम से भी आ रहा है कीटवासी, उसका भी छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। वो नहीं मिलता है कि तो मोनोपोटोपास, मोनोसिल का भी प्रयोग किसान भाई करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो है पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी के अलावे ब्रोकली की भी खेती करते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या हमारे राज्य झारखंड में ब्रोकली की खेती सफल साबित हुई है, और सफल साबित नहीं हुई है तो कैसे ये सब सफल हो पाएगा? एकदम सफल साबित हुई, क्योंकि फूल गोभी की तरह से ही ब्रोकली के भी उसी तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है। बस ये है कि किसान भाई ब्रोकली के जो गुण को तो समझते हैं, लेकिन बाजार में उनको उसके रंग को देख के लोग पैसा नहीं मिल पाता है, इसलिए उतना उत्साहित नहीं होते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों को जागरूकता बनाना है कि लोग इसकी तरफ झुकाव हो और उसको भोजन में शामिल करें। जो भी सब्जी फूल ब्रोकली है अभी एकदम सही समय है लगाने का। हम लोग अक्टूबर में इसको लगाते हैं और नवंबर दिसंबर में, जनवरी में ठंड रहता है, उस समय इसमें फूल निकलते हैं। इसमें फूल गोभी की तरह से हम लोग एक ही बार में पूरे पौधे को नहीं काट देते हैं, केवल ब्रोकली का जो कली होती है उसी को हम लोग निकालते हैं, बाद में साइड से भी स्प्राउट्स निकलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सब्जी है। इसमें जो हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे विटामिन, मिनरल, खनिज पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फूल गोभी और बंद गोभी ज़्यादा पाए जाते हैं और उनको स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो जो किसान भाई चाहें तो ब्रोकली की खेती की भी तकनीकी जानकारी मेरे खेत पे यहाँ की ले सकते हैं और खेती करेंगे तो निश्चित उनको अच्छा लाभ मिलेगा ब्रोकली से भी। तो देखा आपने कि किस तरह से हम समय रहते अगर
फूल गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल करेंगे तो वो खराब होने से भी बचेंगे और जो हमारे किसान मित्र हैं वो उससे अधिक लाभ कमा सकेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे सफल किसान से मुलाकात का, और जो हमारे सफल किसान हैं वो बहुत अच्छी जानकारी हमें देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको आलू कैसा लगता है? आलू तो भाई हर सब्जी में बहुत जरूरी है, भाई तो बिना आलू के तो कोई सब्जी बहुत अधूरी से लगती है। बिल्कुल, आलू का जो टेस्ट होता है वो हर सब्जी को बरकरार रखता है और अपनी एक अलग पहचान छोड़ जाता है। तो आज हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं वो भी आलू की खेती कर रहे हैं और उससे किस तरह से लाभ कमाएंगे वो हमें बताएंगे। ये है हेसला से मनोज कुमार बांडो जी। इनके बारे में एक खास बताना चाहूँगा, ये एक शिक्षक भी हैं। और सुबह प्रातः वो जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और शाम में आके अपने खेत में किसान की तरह बिल्कुल एकदम मजदूरी करते हैं और जी जान लगाकर ये किसान जो है अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया है कि ये बिल्कुल सही तरीके से खेती कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और एक सफान की जो शुरुआती दौर होती है वो इस तरह कठिनाइयों से ही भरी होती है। तो चलिए मिलते हैं आज मनोज कुमार बांडो जी से। मनोज जी, सबसे पहले बताइए कि आप जो आलू की खेती कर रहे हैं, जी हाँ सर, इसकी शुरुआत कब की थी और इसमें बीज कौन सा लगाए थे? इसमें आलू की खेती हमने इसको लगाया है अक्टूबर में, और दिसंबर में हम इसको खोदने का विचार कर रहे हैं और ये अल्टीमेटम ये किस्म का है। तो जब आलू का खेती तैयार हम करते हैं, जी हाँ, कौन से विशेष जो ध्यान होते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए सर, यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग तो एक नए किसान हैं और बहुत सारे चीज़ों की जानकारी हमें नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर से कुछ लोग आते हैं सिखाने के लिए और उसी को हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उसी के आधार पर हम खेती बाड़ी करते हैं। इसलिए बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि हम उसको नई तकनीकी है, उसको बहुत सारा अभी डेवलप यहाँ पर नहीं हुआ है हमारे पास। तो वो जब किसान को सिखाने आते हैं तो उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, और आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से जो सीख करके आते हैं उसका उपयोग आप कितना कर पाते हैं? जी, हम जैसे यहाँ पर बेसिक एक संस्था है या तो प्लांडो एक संस्था है, वहाँ से बहुत बार आते हैं बताने के लिए और वो लोग बताते हैं और उसी के आधार पर हम खेती बाड़ी करते हैं। और जो सिखाते हैं उस आधार से जब खेती बाड़ी करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उसके जो ज्ञान हमको मिलता है उस आधार पर खेती करते हैं, हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और हम अपने तरीके से करते हैं, उसमें हमको जानकारी नहीं रहने के कारण से जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जब मनोज जी, आप तो खेती बहुत दिनों से करते आ रहे होंगे, तो पहले की खेती और अभी जो नई तकनीक आ गई है उसके बाद की खेती में आप कितना अंतर पाते हैं? जी हाँ, उसमें बहुत अंतर है सर। देखिए, पहले की जो खेती बाड़ी थी साइंस डेवलप नहीं किया था, पुराने पद्धति से लोग खेती बाड़ी करते थे। जब आलू मर रहा है या तो आलू खेती कैसे करनी चाहिए, कोई भी फसल हो, कीड़ा मकोड़ा कैसे मरना है, क्या करना है, लोग नहीं जानते थे और ऐसे यूँ ही फसल मर जाता था। लेकिन जब हमको इनकी जानकारी मिलती है उनसे तो हम उसका जैसे जिसमें कीड़े मकोड़े लग गए तो उसमें कुछ दवा छिड़काव करना है या कुछ करना है तो उसको बताते हैं लोग, तो उसको हम करते हैं। और जो फसल बर्बाद होना चाहिए वो माने फसल बर्बाद होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है और फसल हमको अच्छा मिलता है। पहले की खेती और अब की खेती में बहुत ज़्यादा फायदा आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावे आप आलू की खेती जो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावे आप क्या क्या सर? देखिए, इसके अलावे हम टमाटर खेती करते हैं, मिर्चा खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, ऐसे इनकम की दृष्टि से ऐसे बादाम वगैरह कुछ लगाते हैं। इस प्रकार से जो गांव घर में जो खेती बाड़ी करते हैं हर खेती बाड़ी करते हैं। और इनकम की दृष्टि से देखेंगे तो यही जैसे टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, आलू हुआ, ये सब खेती बाड़ी करते हैं। तो इन सब का जब खेती आप करते हैं तो कितना मुनाफा आप कमाते हैं और आप अपने परिवारों का भरण पोषण कैसे करते हैं? जी, ये मैं खेती बाड़ी, मेरा ये साइड बिजनेस है सर। खेती बाड़ी के सिवाय मैं दूसरा व्यवसाय करता हूँ और खेती बाड़ी से करीब करीब मुझको लाख रुपये तक का इनकम हो जाता है। मैंने हर फसल को देखें तो ऐसे टोटल अगर कहा जाए तो। और इसके सिवा मैं एक पारा टीचर के रूप में काम करता हूँ और इसको मैं साइड के रूप में इसको काम करता हूँ। तो जब समय आपने कहा कि पारा टीचर के रूप में काम करते हैं, तो खेती में तो समय का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो आप दोनों के बीच कैसे तालमेल बैठाते हैं? सर, ये तो मुश्किल है, लेकिन जैसे हमको 9:30 बजे स्कूल जाना है तो उससे पहले मैं उठ जाता हूँ। मैंने 9:30 बजे से उतना देर तक मैं काम करता हूँ। सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, फिर से जब छुट्टी हो जाती है ना तो छुट्टी में जो समय बच जाता है उसमें चला जाता हूँ। जब जो काम करने योग्य है, जो जिस काम को मैं कर सकता हूँ खुद करता हूँ और नहीं सकता हूँ उसको किसी दूसरों की मदद से भी कराता हूँ मैं इसको। इन दोनों के बीच एक तरफ
शिक्षक के रूप में पढ़ाई की जिम्मेदारी, दूसरे तरफ किसान के रूप में किसान की जिम्मेदारी, ये दोनों के बीच में आपको कभी कोई परेशानी होती है? हाँ सर, परेशानी तो यही होती है कि जब मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ तो बाज़ार ले जाने के लिए सामान मैंने क्या बोलें समय नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत बार हमको संडे के दिन में छुट्टी का, विशेषकर संडे के दिन में ही हमको बाज़ार जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा तो मुश्किल होता ही है मुझको। हमारे जो किसान भाई हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे आज पढ़े लिखे हमारे नवयुवक हैं, नौकरी ऐसे हम देखेंगे झारखंड सरकार बहुत सारे कुछ होता है तो भ्रष्टाचार क्या बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार का ज़माना है और हर जगह आप नौकरी के लिए जाएंगे, पैसा चाहिए, घूस चाहिए, लंच फंड चाहिए, नौकरी के लिए अब कुछ भी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम्स आ जाता है। अब खेती बाड़ी करते हैं तो निश्चित रूप से ठीक ढंग से खेती करते हैं तो नौकरी से ज़्यादा आप खेती के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे मेरे युवक हैं जो नौकरी के चक्कर में है, नौकरी के चक्कर में मत पड़ें। अगर योग्य रखते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप खेती में मन धन से आप खेती में लग जाइए तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। ये मैं आशा करता हूँ, ये संदेश भी देना चाहता हूँ मैं। तो देखा ना आपने कि किस तरह से एक किसान खुद को सफल सिद्ध करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है। और जो आज हमारे साथ जो किसान जुड़े थे उन्होंने भी कड़ी मेहनत की, साथ ही वो एक अलग फील्ड में भी हैं, यानी एक अलग क्षेत्र में भी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने खेती को भी चुना। तो उनसे मिलकर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली है। मैं चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों को भी बहुत बहुत लाभ मिला होगा। बिल्कुल, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे जाने का। जाने से पहले ज़रूरी है कि हम आपको पता बताएं जिससे आप हमें पत्र लिख सके और साथ ही अपने सुझाव भी हमें भेज सके। तो फटाफट पत्र के विषय में हम पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमने दी आपको बहुत सारी अच्छी वाली जानकारी, और भी जानकारी हम लेकर आएंगे लेकिन अगले अंक में। जी हाँ, इसके लिए हमें जाना होगा और हम ढेर सारी जानकारी लेकर आते हैं आपके लिए और मिलते हैं हमारे अपने अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।